आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका 2 वीडियो हम पहले दे चुके हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी का कहना हुआ कि सर हम लोग को वीडियो नहीं मिल पाया, तो उसके लिए फिर से चैप्टर के शुरू से ही बताया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 12th क्लास फर्स्ट वीडियो। इसमें हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं? इलेक्ट्रो जोड़ स्टैटिक्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, और इसका हिंदी होता है विद्युत स्थैतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। विद्युत का मतलब होता है आवेश, चार्ज। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इसको चार्ज बोलते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो जोड़ स्टैटिक्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थैतिकी होता है हिंदी। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत होता है, विद्युत का मतलब आवेश होता है, स्टैटिक्स का मतलब स्थिर होता है। अर्थात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? तो भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। जो चार्ज रेस्ट में है, जो चार्ज स्थिर है, ऐसे चार्ज का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका हिंदी होता है धारा विद्युत। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट जोड़ इलेक्ट्रिसिटी बराबर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब धारा विद्युत। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? तो करंट का मतलब धारा होता है, करंट का मतलब धारा, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, और विद्युत का मतलब होता है आवेश, और धारा का मतलब होता है बहना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? तो करंट जोड़ इलेक्ट्रिसिटी बराबर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब धारा होता है, धारा का मतलब बहना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत होता है, विद्युत का मतलब आवेश होता है। मतलब
भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के बहने का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आवेश बह रहा होता है, फ्लो होता है। जैसे हम लोग घर में जो वायरिंग है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे ये बिजली बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये सब में चार्ज फ्लो होता है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की घटना को दर्शाता है। लेकिन जब चार्ज रेस्ट में होगा, स्थिर रहेगा, तो इसका अध्ययन जिसमें करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई चार्ज है, अभी ये रेस्ट में है, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये। और जब ये चार्ज चलने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, तो हम कहेंगे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहने वाले आवेश का अध्ययन करते हैं, जो आवेश बह रहा होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। अर्थात दोनों में आवेश का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन एक में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहने वाले आवेश का अध्ययन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग का सिलेबस का पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले हम लोग उसका स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किससे कहते हैं। तो यदि तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किससे कहते हैं, तो आप कहोगे कि भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन करने के लिए हमको आवेश के विषय में जानना होगा कि आवेश किसे कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए आवेश के विषय में जानना होगा। दोनों में आवेश का ही अध्ययन करते हैं। अंतर केवल ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूविंग आवेश का अध्ययन करते हैं। चलिए, तो आवेश को जानने के लिए पदार्थ को हम लोग समझते हैं। द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, इसका एक नाम और है पदार्थ। पदार्थ क्या है? आप जानते हैं कि हर पदार्थ जो है वो किसकी बनी है? एटम की बनी हुई है। एटम बोले तो परमाणु का बना हुआ है। सभी सबस्टांस, सभी पदार्थ दुनिया का, यूनिवर्स का सभी सबस्टांस किसकी बनी है? एटम का, मतलब परमाणु का। जैसे ये कोई पदार्थ है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। पदार्थ का छोटा कण परमाणु कहलाता है, पदार्थ का टिनी पार्टिकल होता है परमाणु। अर्थात हर पदार्थ, सभी पदार्थ किसकी बनी है? परमाणु की बनी है। पदार्थ आप समझते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है, वो सब पदार्थ कहलाता है। तो सभी पदार्थ की रचना किससे हुई है? परमाणु से। और परमाणु स्वयं बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। ये पाया गया वैज्ञानिक के अवधारणा से, वैज्ञानिक के परीक्षण से ये पाया गया कि परमाणु विभाजित कण होता है और ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और परमाणु का सबसे अंदर वाला भाग जो है वो नाभिक कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। तो पदार्थ किससे बना है? एटम से। और एटम किससे बना है? तो एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। ये 4 चीज से मूल रूप से एटम बना है। ये एटम किससे, पदार्थ किससे बना? एटम किससे बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक से, मतलब न्यूक्लियस से। अच्छा, एटम की रचना हुई है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक से। अब हमको ये देखना है कि ये सारा कण कहाँ होता है एटम में। तो ये सारा कण एटम में कहाँ होता है? तो ये जो न्यूक्लियस देखते हैं, ये एटम का सबसे प्रमुख भाग होता है। एटम का संपूर्ण धन आवेश इसी में केंद्रित रहता है, मतलब इस नाभिक में रहता है। यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन को कोई तरह का आवेश नहीं होता है।
और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ रहता है? नाभिक में। देखिए ये कोई एटम है, ये कोई एटम है। तो एटम का जो ये वाला भाग देखते हैं, सबसे अंदर वाला भाग, ये सब की अपेक्षा ये अंदर में है, तो इसको हम एटम का नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। एटम का क्या कहते हैं इसको? नाभिक, नाभिक, नाभिक कहते हैं। और इस अंदर वाले भाग को छोड़कर बाकी जो भाग देखते हैं ये वाला, ये एटम का ऑर्बिट कहलाता है। ऑर्बिट मतलब कक्षा, ऑर्बिट, कक्षा। और इसी ऑर्बिट्स में ये देखिए, ये आप समझा, ये क्या है? कोई एटम है, एटम का ये जो अंदर वाला भाग है इसको नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। शेष भाग जो है वो ऑर्बिट कहलाता है। इस नाभिक में क्या क्या रहता है? धनावेशित कण प्रोटॉन और न्यूट्रल कण न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में रहता है। ये ऑर्बिट में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में स्थिर नहीं रहता है, बल्कि नाभिक के चारों ओर ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। अच्छा, प्रोटॉन के नाभिक में जो ये एटम के नाभिक में ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये कैसे रहता है? जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। और इलेक्ट्रिसिटी का नियम कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज कर सकता है। तो फिर ये दोनों यहाँ कैसे बना रहता है? इसको तो रिपल्शन के कारण भाग जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दोनों जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये नाभिकीय बल से बंधित रहता है। न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, इन दोनों के बीच में नाभिकीय बल होती है। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल कैसा बल होता है? तो ये वो बल होता है जो 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर कार्य करता है। 10⁻⁻15 मीटर, इससे कम दूरी पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यही कारण है कि नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे ताकतवर बल होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है। और यही वजह है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में इसी नाभिकीय बल से बंधित है। यही वजह है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो में से किसी को भी हम एटम से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये जो अंदर वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास है, तो इस पर नाभिक का थोड़ा बहुत इफेक्ट बना रहता है। और ये वाला जो देखते हैं इस पर थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। और ये जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इस पर नाभिक का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर निकल सकता है। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से थोड़ा सा एनर्जी दे दें, क्या दे दें? एनर्जी, एनर्जी दे दें, एनर्जी दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो आपने क्या समझा? एटम से क्या निकल सकता है? इलेक्ट्रॉन। एटम से क्या क्या नहीं निकल सकता? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह बहुत सुंदर थ्योरी है, इसी पर सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आधारित है। तो आपने समझा पदार्थ किससे बनी है? एटम से। एटम किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक से। नाभिक में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट पर रहता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? और परमाणु के सबसे लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पर नाभिक का इफेक्ट बहुत कम रहता है। लेकिन कौन सा, किसको नहीं निकाल सकते एटम से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। क्यों? क्योंकि वह नाभिकीय बल से बंधित रहता है, और नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे ताकतवर बल होता है। जल्दी नोट कीजिए।
नोट कर लिए? आगे देखिए, अब चलते हैं थोड़ा सा प्रोटॉन के विषय में और इलेक्ट्रॉन के विषय में जानते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10⁻31 kg होता है। चौथा, इलेक्ट्रॉन का संकेत मतलब सिंबल 0e-1 या e-1 होता है। नंबर 5वां, इलेक्ट्रॉन प्रकृति का सबसे छोटा कण है। इससे छोटे कण की कल्पना नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब थोड़ा सा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? एटम के ऑर्बिट में। कौन सा इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। एटम से किसको नहीं निकाल सकते? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। क्यों? क्योंकि नाभिकीय बल से जुड़ा रहता है, बंधित रहता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इस पर माइनस चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज कहलाता है, निरपेक्ष आवेश। निरपेक्ष आवेश मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज हुआ। इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है -1.6 गुना 10⁻19 कूलम। जहाँ कूलम जो है वो चार्ज का ऐसा यूनिट है, अर्थात चार्ज को ऐसा ही पद्धति में कूलम से मापते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10⁻31 kg। अच्छा, ये जो मास देखते हैं इलेक्ट्रॉन का, ये निरपेक्ष मास कहलाता है इलेक्ट्रॉन का, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का अपना मास हुआ। इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है 0e-1 या e-1, अर्थात यहाँ 0e-1 इस तो इलेक्ट्रॉन हुआ। 0 और -1 का क्या मतलब हुआ? तो ये जो 0 है, ये इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान कहलाता है। सापेक्ष द्रव्यमान मतलब हुआ कि किसी दूसरे कण के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य के बराबर होता है, इसलिए यहाँ सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 0 होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कहलाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश -1, सापेक्ष द्रव्यमान 0 होता है। मतलब किसी दूसरे कण के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 0 और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है इतना और इलेक्ट्रॉन का अपना मास इतना होता है। इलेक्ट्रॉन प्रकृति का सबसे छोटा कण है, इससे छोटे कण की कल्पना नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रकृति का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल की कल्पना नहीं किया गया। हालांकि आज के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल को खोजा है, उसका नाम है क्वार्क।
लेकिन इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर ही संपूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। इसलिए हम लोग को छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही मानना है, क्वार्क के विषय में नहीं जानना है। हालांकि क्वार्क के विषय में भी आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको छोटा कण किसे मानना है? इलेक्ट्रॉन को। जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया? तो अब हमको क्या पता चला, इतना थ्योरी में आपने क्या समझा? इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन क्या है तो गौर देखिए, देखिए आप कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है। इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल भी है और मास पार्टिकल भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये चार्ज पार्टिकल है। और ये क्या है? तो ये मास पार्टिकल है। इसमें चार्ज कितना है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसमें मास कितना है? 9.11 गुना 10⁻31 kg। तो इस टाइप से अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल भी है और मास पार्टिकल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन में इतना और इलेक्ट्रॉन में इतना मास भी है, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल भी है और मास पार्टिकल भी है। इसका मतलब ये हुआ, तो हमने अभी तुरंत बताया था कि एटम से किसको निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसका मतलब यदि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उस एटम का इतना मास क्या होगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 गुना इतना मास कम होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 गुना इतना मास कम होगा। मतलब जैसे ये कोई एटम है, ये नाभिक हुआ जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और ये ऑर्बिट हुआ। एटम का ऑर्बिट हुआ। अगर मान लो कि हम इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आप सोचो कि इसका एटम का मास बढ़ा होगा कि घटा होगा? तो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 गुना 10⁻31 kg। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इतना एटम से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मास इतनी है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो कि एक बोरी में 5 किलो चावल रखा, अगर उसमें 100 ग्राम चावल निकाल लिया जाए तो बोरी में जो चावल रखा हुआ उसका वजन घटा कि बढ़ा? घट गया। उसी टाइप से अगर हम इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के मास 9.11 गुना 10⁻31 kg है, तो इतनी मास इस एटम का कम हो जाएगा, घट जाएगा। उसी टाइप से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले हम तो कितनी मास घटेगा? तो 2 गुना 9.11 गुना 10⁻31 kg मास घटेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एटम से 3 गुना 9.11 गुना 10⁻31 kg मास इस एटम का घट जाएगा। इस टाइप से जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना मास, जितना इलेक्ट्रॉन हम एटम से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का जितना मास है उतना इलेक्ट्रॉन के गुना के बराबर मास बाहर निकल जाएगा। इस टाइप से जब इलेक्ट्रॉन निकलती है तो एटम का मास क्या होता है? तो हम कहेंगे एटम का मास घटता है। एटम का मास मतलब द्रव्यमान घटता है। उसी टाइप से अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जाए बल्कि एटम में इलेक्ट्रॉन दिया जाए, मान लो कि हम एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हैं,
बल्कि एटम में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब क्या होना चाहिए। जैसे ये कोई एटम है, ये कोई एटम है और इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल E-1 होता है, डाल दिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एटम का मास क्या होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 गुना 10⁻31 kg होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इतना मास एटम में चला जाएगा, तो एटम में जब इतना मास चला जाएगा तो इसका मतलब एटम का मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी टाइम अगर दो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2 गुना 9.11 गुना 10⁻31 kg मास एटम का बढ़ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 3 गुना 9.11 गुना 10⁻31 kg मास एटम का बढ़ जाएगा। तो इस केस में जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एटम का मास क्या होगा, बढ़ेगा। एटम का मास मतलब द्रव्यमान बढ़ता है। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम का द्रव्यमान घटेगा और जब एटम में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एटम का द्रव्यमान बढ़ेगा। चलिए, तो मान लो कि ये कोई एटम है, अगर कोई कह देगा कि मार्कर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इस मार्कर का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बढ़ेगा घटेगा, तो घटेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए अब चलते हैं, हम लोग प्रोटॉन और बीटा कक्ष पे नोट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज को जानते हैं। प्रोटॉन, पहला पॉइंट, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। धनावेशित कण होता है, धनावेशित कण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दूसरा, प्रोटॉन पर आवेश, कैसा आवेश, धन आवेश, जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ये। प्रोटॉन पर धन आवेश प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब मास 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। नंबर तीसरा, प्रोटॉन का संकेत, प्रोटॉन का संकेत P1+1 या P+1 होता है, इस टाइप से। नंबर अगला, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा अधिक भारी कण होता है, अधिक भारी कण होता है। देखिए, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर आवेश, कोर्स देखिए, इतना ही आवेश किस पर देखे थे आप, इलेक्ट्रॉन पर। मतलब परिमाण में जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश परिमाण में प्रोटॉन पर होता है, लेकिन दोनों में चार्ज का नेचर अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का नेचर आपने देखा था माइनस में होता है, अब प्रोटॉन पर चार्ज का नेचर प्लस में होता है।
यही वजह है कि जितना चार्ज प्लस में प्रोटॉन पर है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है। तो मैं बोलूं कोई एटम क्या है तो एटम बैलेंस में है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो एटम में नेट चार्ज क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, अर्थात एटम उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो एटम के उदासीन होने के रीजन यही है कि एटम बैलेंस में होती है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। अच्छा, ये प्रोटॉन का कौन आवेश हुआ, निरपेक्ष आवेश, मतलब प्रोटॉन का अपना आवेश, और ये प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान हुआ, मतलब प्रोटॉन का अपना द्रव्यमान। प्रोटॉन का संकेत होता है 1p+1 या p+1। यहाँ 1 क्या है तो ये प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान है, मतलब किसी दूसरे कण के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन का द्रव्यमान, और ये प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है, मतलब +1 किसी दूसरे कण के रिस्पेक्ट में सापेक्ष आवेश। अब प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा भारी कण होता है। और देखिए यहाँ पर पावर 10⁻27 kg है, जबकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में पावर जो था वहाँ पर ऑर्डर वैल्यू जो था वो 10⁻31 था। स्पष्ट दिख रहा है कि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी कण होता है। जल्दी से नोट कीजिए। तो आपने प्रोटॉन की इस प्रॉपर्टी से क्या सीखा कि प्रोटॉन क्या है, तो गौर रखिए प्रोटॉन के पास आवेश भी है और प्रोटॉन के पास द्रव्यमान भी है। इसका मतलब मेरा प्रोटॉन भी क्या है, मेरा प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है, और मास पार्टिकल है। इसके पास चार्ज कितना है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। मास कितना है 1.672 × 10⁻27 kg। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल भी है और मास पार्टिकल भी है। अब बात रहा क्या हम किसी एटम से प्रोटॉन निकाल सकते हैं, नहीं। अगर एटम से हम प्रोटॉन निकाल सक पाते तो एक प्रोटॉन निकालने पर एटम का इतना मास घट जाता, लेकिन प्रोटॉन को हम एटम से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल से जुड़ा रहता है, और नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे ताकतवर बल है। यही कारण कि हम प्रोटॉन को एटम से बाहर नहीं कर सकते, संभव नहीं है।